अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेलर एवोल्यूशन को, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम डिस्कस करें इंसान को। आप जानते हैं कि इंसान अपनी लाइफ टाइम में बहुत डिफरेंट फेजेस में से गुजरता है। जैसे एक वक्त ऐसा भी होता है जब इंसान अभी पैदा नहीं हुआ होता, इसकी प्री बर्थ स्टेज, और फिर इंसान की पैदाइश होती है और यूं वो अपने बचपने में दाखिल हो जाता है, फिर टीनेजर बनता है, फिर एडल्टहुड यानी जवानी आती है और फाइनली बुढ़ापा आ जाता है। और मैंने दिखाया नहीं, लेकिन इसके बाद इंसान की डेथ भी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आज सर स्टेलर एवोल्यूशन पढ़ाने की बजाय हमें इमोशनल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टेलर एवोल्यूशन में भी कुछ सिमिलर होता है। सितारे तो आपने देखे होंगे, एक सितारा भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे ही मराहिल से गुजरता है। जैसे एक सितारा हमारी तरह एक वक्त आता है जब अभी पैदा नहीं हुआ होता, उसकी प्री बर्थ स्टेज, फिर उसके बाद उसकी पैदाइश होती है, सितारा अभी अपने बचपने में दाखिल होता है, फिर टीनेजर बनता है और फिर सितारे पर आती है जवानी, यानी वो एक मुकम्मल सितारा बन जाता है जैसे हमारा अपना सूरज। ये जो सारे फेजेस स्टार पर आते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टेलर एवोल्यूशन, यानी सितारे का इर्तका। तो सबसे पहले तो हमें स्टेलर एवोल्यूशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टेलर एवोल्यूशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच अ स्टार चेंजेस, जिसमें सितारा तब्दील होता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बर्थ एंड एंडिंग एट इट्स फाइनल स्टेज स्टेलर रेमनेंट। जिस तरह से इंसान जब मर जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो बस हड्डियां बच जाती हैं, इस तरह से जब सितारे की डेथ होती है तो जो कुछ बच जाता है उसे हम कहते हैं स्टेलर रेमनेंट। लीजिए, डेफिनेशन तो हमें पता चल गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट हमें स्टेलर एवोल्यूशन को समझने में मदद देगा, और इसका जवाब यह है कि वही कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग पढ़कर आए, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस यानी केएमटी का स्टेलर एवोल्यूशन से क्या रिलेशन है, चलिए बताता हूं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास गैस का एक सैंपल हो और हम उसको गर्म करें, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या आरएमएस वेलोसिटी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। और जब गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी बढ़ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज किनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। लेकिन इसको अचीव करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, बल्कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास कोई गैस किसी कंटेनर के अंदर मौजूद हो और हम उसका टेम्परेचर ना बढ़ाएं, बल्कि हम उस पर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएं, यानी उसके पिस्टन को आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ाकर नीचे लेकर आएं, तो अब आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी फिर बढ़ गई है। यानी इस गैस के सैंपल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा दी मैंने, लेकिन टेम्परेचर के जरिए नहीं, बल्कि प्रेशर के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये मिसालें क्यों दे रहा हूं, हालांकि ये जो हमारे पास गैस के सैंपल है ये तो जमीन के ऊपर है, हम पढ़ रहे हैं स्टेलर एवोल्यूशन। तो जरा इमेजिन करें एक स्टार को, अब ये कौन सा फेज है इसको छोड़ दें, इमेजिन करें किसी प्रेशर से अगर इसको कंप्रेस किया जाए तो वही मॉलिक्यूल्स यहां पर भी अपनी एवरेज वेलोसिटी बढ़ा रहे। एवरेज वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और इसी वजह से ये गर्म हो जाएगा। तो आपने देखा वही सारी बातें हैं जो मैं केएमटी यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बोलता हूं, इस स्टार की एवोल्यूशन में भी वही चीजें कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टेलर एवोल्यूशन और केएमटी यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इनका आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो काइनेटिक थ्योरी है और स्टेलर एवोल्यूशन है, इनके दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम जैसे स्टार्स पर, गैलेक्सीज पर, ताकि हम एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स को अंडरस्टैंड कर सकें। इससे पहले कि हम ये जानें कि एक स्टार की लाइफ में कितने फेजेस आते हैं, क्यों ना हम पहले ये देख लें कि एक स्टार की लाइफ टाइम होती कितनी है। जैसे एक इंसान की एवरेज लाइफ 60 से 70 साल होती है, एक स्टार की एवरेज लाइफ कुछ मिलियन से कुछ ट्रिलियन ईयर्स तक हो सकती है। और उसकी लाइफ कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि उस स्टार का मास कितना है। ऑन द बेसिस ऑफ मास हम स्टार्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में वो स्टार्स आते हैं जिनका मास बहुत कम होता है, इसलिए इस कैटेगरी को हम लो मास स्टार्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल यहां आपको नजर आ रही है, एक छोटा सा नन्हा सा सितारा जिसका नाम है रेड ड्वार्फ।
एक्चुअली में ड्वार्फ बोने को कहते हैं। तो रेड ड्वार्फ लो मैस स्टार्स की ही एक एग्जांपल है। उसके बाद आती है वो कैटेगरी जिनका मैस ना तो बहुत कम होता है लेकिन ना ही बहुत ज्यादा। इन्हें हम एवरेज मैस स्टार्स कहते हैं, जिसमें हमारा अपना सूरज भी शामिल है। और फिर बारी आती है उस कैटेगरी की जिनका मैस सूरज से भी कई गुना ज्यादा होता है। इन्हें हम मैसिव स्टार्स कहते हैं और इनके एग्जांपल्स में ब्लू जायंट्स और ब्लू सुपर जायंट्स आते हैं। जरा गौर से इस ब्लू सुपर जायंट को देखिए। आप देख रहे हैं ये कितनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल बर्न कर रहा होगा। जब ज्यादा फ्यूल बर्न करेगा तो इसकी डेथ भी जल्दी हो जाएगी। इसीलिए इन स्टार्स की जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। जबकि इन स्टार्स को देखिए, ये बहुत कम एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत कम न्यूक्लियर फ्यूल बर्न कर रहे होंगे और यही वजह है कि इनकी लाइफ टाइम काफी ज्यादा होती है। और एग्जैक्ट यही बात आपको अपने नोट्स में भी लिखी हुई नजर आ रही है कि जो हाई मैस स्टार्स होते हैं वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल रैपिडली कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो शॉर्टर होती है। जबकि जो लो मैस स्टार्स होते हैं वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल स्लोली कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ टाइम मच लॉन्गर होती है। चलिए, लाइफ टाइम का तो पता चल गया। अब डिस्कस करते हैं कि एक स्टार अपनी लाइफ में किन फेजेस में से गुजरता है। जरा इस खूबसूरत क्लाउड को देखें। आप कहेंगे सर ये बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये वो क्लाउड नहीं है जो हमें आसमान पर नजर आते हैं। भाई ये जरा स्पेशल क्लाउड्स हैं। ये आसमान पर नहीं बल्कि डीप स्पेस में नजर आते हैं। इन्हें हम नेबुला कहते हैं और एक्चुअली में सितारे की जिंदगी का आगाज इसी नेबुला से होता है। तो आप सोच रहे होंगे अगर आगाज यहां से होता है तो सितारा है कहां? हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी इस नेबुला से सितारे की पैदाइश, उसकी बर्थ नहीं हुई। जिस तरह से आप लोगों की जिंदगी का आगाज मां के पेट से होता है, बिल्कुल उसी तरह से एक सितारे की जिंदगी का आगाज इस नेबुला से होता है। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि यह नेबुला किस चीज से मिलकर बना होता है? भाई इस नेबुला के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। कुछ गैसेस होती हैं और डस्ट होती है, लेकिन ये जमीन वाली डस्ट नहीं, ये कॉस्मिक डस्ट है। नेबुला में मौजूद गैसेस में दो गैसेस बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं, जिसमें से 90% के आसपास तो हाइड्रोजन होती है और 10% के आसपास जो है वो हीलियम होती है। यानी 99% तो यही दोनों गैसेस होती हैं और बाकी हमारे पास इसमें होती है कॉस्मिक डस्ट, जिसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इसमें कार्बन हो सकता है, सिलिकेट्स हो सकते हैं और इवन आइस भी हो सकती है। तो लीजिए, नेबुला के बारे में तो हमें पता चल गया कि ये क्या होता है, कि जितने भी स्टार्स होते हैं वो कहां से आते हैं, वो इन्हीं क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट से आते हैं, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं या मॉलिक्यूलर क्लाउड्स कहते हैं। और इसमें मेनली आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि इस नेबुला से सितारे का जन्म होता कैसे है। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि इस कायनात का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे जमीन मेरे हाथ में मौजूद बेसबॉल को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। इसीलिए जब मैं बेसबॉल को छोड़ता हूं तो बेसबॉल अपनी जगह पर कायम नहीं रहती, बल्कि फौरन ही जमीन के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करती है, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि जमीन वाकई एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रही थी। लेकिन क्योंकि जमीन के केस में ये ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है तो बॉडी आपको मूव करते हुए नजर आ गई। लेकिन यहां से बच्चे ये समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जमीन और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्योंकि नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के मैसेज बहुत कम होते हैं, इसलिए बॉडीज एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट करते हुए दिखाई नहीं देती, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स से भी कम होती है। लेकिन आपका यकीन ग्रेविटेशनल फोर्स पर बन जाए, इसके लिए मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं जिसमें हम जमीन की बात नहीं करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कुछ मैसेज आपको नजर आ रहे हैं। इन दो मैसेज को मैंने लीवर से बहुत बैलेंस करके यहां पर हैंग कर दिया और आप देखेंगे जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे और काफी देर तक देखते रहेंगे तो ये मैसेज एक्चुअली में एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब यहाँ जमीन नहीं है, ये मैसेज ही एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नजर आ रही है दो मैसेज के दरमियान। तो अगर इतने छोटे मैसेज में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो जरा थोड़ी देर के लिए उस नेबुला में पहुंचते हैं जिसके अंदर बहुत से गैस पार्टिकल्स हैं
और वो गैस पार्टिकल्स भी एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। तो नेबुला के अंदर गैस पार्टिकल जब बहुत करीब आते जाएंगे, तो लीजिए यहीं से जन्म हो जाता है सितारे का। और सितारे की जिंदगी का ये फेज जहां अभी उसकी पैदाइश हुई है, इसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। और अगर आप सितारे की ज़िंदगी के इस फेज़ को अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करें तो आप यकीनन ये सोचेंगे कि जिस तरह से हमारी पैदाइश के बाद हम बचपने में दाखिल होते हैं, तो नेबुला से इस स्टार की यानी प्रोटोस्टार की पैदाइश एक्चुअली सितारे का बचपना यानी चाइल्डहुड है। तो आपने देखा कि कैसे नेबुला में मौजूद गैस पार्टिकल्स अपनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से मिलकर एक यंग डेवलपिंग स्टार बना देते हैं, जिसे हमने प्रोटोस्टार का नाम दिया। और यही प्रोटोस्टार की डेफिनेशन है। तो आप लोगों से जब पूछा जाए कि प्रोटोस्टार क्या होता है, तो आप कहेंगे कि प्रोटोस्टार इज अ यंग डेवलपिंग स्टार, मतलब अभी डेवलप हो रहा है। कब बनता है? फॉर्म्ड व्हेन अ रीजन ऑफ अ नेबुला collapses under gravity। तो ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी causes a region of the cloud to contract, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके प्रोटोस्टार बना देती है। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रोटोस्टार तो बन गया है, लेकिन ये इतना ग्लो क्यों कर रहा है? लगता है बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, लेकिन ये हीट आ कहां से रही है? शायद आप लोग सोचें कि सितारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ। इसकी रीजन कुछ और है, जिसे हम कहते हैं थर्मल कंप्रेशन, जिसे मैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन से समझाता हूं। तो यहां पर मेरे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर हवा ट्रैप है, और साथ मैंने इस पे एक छोटा सा टिश्यू पेपर भी रखा है। जब मैं इस पिस्टन को सडन कंप्रेस करूंगा तो देखिएगा ये टिश्यू पेपर जल जाता है। देख रहे हैं आप लोग कैसा इंटरेस्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन है? कुछ ऐसा ही आपकी बाइक के और कार के इंजन में भी हो रहा होता है। ये थर्मल कंप्रेशन है। तो जब मैं पिस्टन नीचे करता हूं, पिस्टन में मौजूद हवा कंप्रेस होती है, उस कंप्रेशन की वजह से एक हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि टिश्यू पेपर को आग लग जाती है। तो यही कुछ हो रहा है इस वक्त प्रोटोस्टार में भी। तो बेसिकली जब ग्रेविटी कंप्रेस करती है, मॉलिक्यूल्स को करीब लेकर आती है, तो मॉलिक्यूल्स क्योंकि करीब आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसकी वजह से इनकी रूट मीन इसके वेलोसिटी आप देख रहे हैं बढ़ रही है। एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस जलेंगी और ग्लो होना शुरू हो जाएंगी। तो ये ग्लो अभी फ्यूजन की वजह से नहीं है। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको भी प्रोटोस्टार की हेडिंग के अंदर हमें लिखना चाहिए। तो जरा देखिए जी, जब ये क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, यानी मॉलिक्यूल करीब आते हैं, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर है हमारे पास गैसेस गर्म होना शुरू हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, यूं हमारे पास जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट है वो प्रोटोस्टार बन जाता है। तो ये है प्रोटोस्टार की मुकम्मल कहानी। तो आपने देखा कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नेबुला के अंदर मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है, जिससे उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और वो ग्लो होना शुरू हो गए हैं थर्मल कंप्रेशन की वजह से, और यूं हमारे पास प्रोटोस्टार बन चुका है। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्रेविटी की वजह से जो इनवर्ड प्रेशर है, जिसे मैंने ब्लू एरो से रिप्रेजेंट किया, वो अभी भी मौजूद है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पुल अभी भी इतनी स्ट्रांग है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मजीद करीब आएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मजीद करीब आएंगे तो जाहिर है वॉल्यूम और कम होगा, वॉल्यूम और कम होगा तो आरएमएस वेलोसिटी यानी रूट मीन्स के वेलोसिटी बढ़ेगी, और ज़्यादा ग्लो होगा, और ज़्यादा थर्मल कंप्रेशन होगी, और यूं ये सितारा एक नए फेज में दाखिल हो जाता है जिसे हम कहते हैं यंग स्टार। लेकिन आप नोट कर रहे हैं कि अब ब्लू एरोज के ऑपोजिट कुछ रेड एरोज आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंप्रेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमारे पास एक आउटवर्ड प्रेशर भी जनरेट होना शुरू हो गया है। और ना सिर्फ कंप्रेशन की वजह से, बल्कि यंग स्टार की खास बात यह है कि इसमें अर्ली स्टेजेस पर फ्यूजन भी स्टार्ट हो चुकी है, और फ्यूजन के वजह से भी एक एक्सटर्नल, एक आउटवर्ड प्रेशर जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया है। प्रोटोस्टार तो स्टार का चाइल्डहुड यानी उसका बचपना था, और अब ये स्टार अपने बचपने से आगे चला गया है, यानी प्रोटोस्टार से बन गया है एक यंग स्टार। लेकिन ये इसकी जवानी नहीं है,
बल्कि ये इस तरह से है जैसे सितारा अपनी टीन एज में दाखिल हो गया है, क्योंकि अभी इसको मुकम्मल सितारा बनने में कुछ वक्त बाकी है। तो आपने देखा कि प्रोटोस्टार इवॉल्व होकर यंग स्टार बन चुका है और ये अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अंडर ग्रेविटी और अभी ये स्टेबल स्टार नहीं बना। और याद रखिएगा, जो प्रोटोस्टार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ग्रेविटी की वजह से, तो उसका रेडियस कम हो रहा था, डेंसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ेगा और अर्ली न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है यंग स्टार में। चलिए अब सितारे को जवान करते हैं। लीजिए, प्रोटोस्टार ग्रेविटी की वजह से श्रिंक होते होते एक यंग स्टार बन चुका है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब एक आउटवर्ड प्रेशर भी जनरेट हो रहा है ड्यू टू थर्मल कंप्रेशन एंड अर्ली फ्यूजन। लेकिन ग्रेविटी के ब्लू एरोज बता रहे हैं कि ग्रेविटी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब ये यंग स्टार मजीद कॉन्ट्रैक्ट होगा और आप सोच रहे होंगे कि ये मजीद कॉन्ट्रैक्ट होते होते अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगा और ग्रेविटी ये जंग जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेविटी ये जंग नहीं जीतेगी, क्योंकि जब ये मजीद कॉम्प्रेस होगा, मजीद कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो थर्मल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आउटवर्ड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि ये आउटवर्ड प्रेशर ग्रेविटी के इनवर्ड प्रेशर को कैंसल कर देगा और हमें एक इक्विलिब्रियम मिलेगा जो कि बहुत लंबे अरसे तक चल सकता है। स्टार की ये फेज मेन सीक्वेंस स्टार कहलाती है, थैंक्स टू न्यूक्लियर फ्यूजन कि उसने स्टार को कोलैप्स होने से बचा लिया और हमें हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव करने में मदद दी। लेकिन आपको ये सुनकर मज़ा आएगा कि जो हमारा अपना सूरज है वो भी इसी फेज में है, यानी जो हमारा सन है वो एक मेन सीक्वेंस स्टार है और इस स्टेट में ये बहुत लंबे अरसे तक चलने वाला है। क्योंकि यंग स्टार सितारे की टीनेज है, तो फिर जब ये यंग स्टार मेन सीक्वेंस स्टार बनेगा तो हम कह सकते हैं कि ये अपनी जवानी में दाखिल हो चुका है, यानी मेन सीक्वेंस स्टार लाइफ की एडल्टहुड को रिप्रेजेंट करता है। तो मेन स्टेबल स्टार बेसिकली क्या है? ये एक स्टेबल स्टेट है स्टार की जिसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंटिन्यूसली फ्यूज होते हैं हीलियम में और ये सारा प्रोसेस स्टार के कोर में होता है, इसे हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और आपको मैंने बताया कि क्योंकि फर्दर कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो आरएमएस वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी, जिससे डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फाइनली टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाली बातें हम स्टार पर अप्लाई कर रहे हैं। और अब हमारे पास स्टेबल हाइड्रोजन फ्यूजन स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और हमारा जो सूरज है वो भी एक मेन सीक्वेंस स्टार है। ये जो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, इस इक्विलिब्रियम को हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं और इसमें क्या होता है, इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाती है आउटवर्ड प्रेशर से जो फ्यूजन और थर्मल कंप्रेशन की वजह से बन रहा होता है। और इस हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को भी आप लोगों ने याद रखना है, जो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करती है। इसको मैं आगे चल के इस लेक्चर के एंड पर बताऊंगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा क्या उसकी एक क्विक समरी हो सकती है। जिस तरह से इंसान की बर्थ से पहले कुछ फेजेस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सितारे की बर्थ से पहले भी एक फेज होता है जिसे हम नेबुला कहते हैं। उसके बाद जब हमारी बर्थ होती है तो हम अपने चाइल्डहुड में दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब सितारे की बर्थ होती है नेबुला से तो उसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार इसका चाइल्डहुड है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम चाइल्डहुड से आहिस्ता आहिस्ता टीनेज में जाते हैं, ये प्रोटोस्टार आहिस्ता आहिस्ता एक यंग स्टार बनता है। यंग स्टार इस स्टार की टीनेज है और जब हम टीनेज से निकलकर जवानी में दाखिल होते हैं, बिल्कुल इस तरह से ये यंग स्टार आहिस्ता आहिस्ता मेन सीक्वेंस स्टार बन जाता है, जो कि इस स्टार की लाइफ का एडल्टहुड यानी जवानी है। बहुत बात कर ली आसमान के तारों की, लेकिन आपको मालूम है कि एक तारा ज़मीन पर भी होता है जिसे हम अम्मा की आंख का तारा बोलते हैं, यानी आप और मैं। ऐसा ही अम्मा की आंख का तारा देखिए वीडियो गेम खेल रहा है और वीडियो गेम खेलते खेलते गुस्से में पंच कर देता है स्क्रीन को, और आपने ये काम नहीं करना, इसलिए मैं कह देता हूं नेवर पंच योर मॉनिटर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ज़रा थोड़ी देर के लिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स के अलावा बाकी सबको इरेज करते हैं और हमारे पास बच गया एन, पी, वाई और एम। एन से क्या बनेगा, नेबुला। पी से प्रोटोस्टार, वाई से यंग स्टार और एम से मेन सीक्वेंस स्टार।
तो बस आप इस ट्रिक को याद कर लें तो तरीके से, एक तरतीब से आपको ये सारे फेजेस भी याद हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी तो सितारा सिर्फ जवान हुआ है, उसके बाद उसने बूढ़े भी होना है और उसकी डेथ भी होनी है। लेकिन ये कौन से फेजेस होंगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर ये एपिसोड पसंद आई हो तो कमेंट में पॉकेट फिजिक्स लिखें ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड भी ऐड करूं। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।